सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कंपनी के असेसमेंट की बात की थी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या बातें अपनी की थी और फिर हम स्टार्ट करते हैं असेसमेंट ऑफ कंपनी। देखिए सर, असेसमेंट ऑफ कंपनी जब हम पढ़ते हैं इट मीन्स कि हम कंपनी की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं और कंपनी पे लगने वाला टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। अब जब हम किसी भी पर्सन की इनकम कैलकुलेट करते हैं, वेदर इट इज कंपनी, इट इज इंडिविजुअल पर्सन, इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म या कुछ भी हो, तो जब इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सर हमें उसके बेसिक्स से चलना पड़ता है। अब कुछ बेसिक्स तो ऐसे हैं जो सबके सेम है, जैसे कि सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालना सबके लिए सेम है, चाहे आप इंडिविजुअल के लिए निकालो, चाहे आप एचयूएफ के लिए निकालो, चाहे आप फर्म के लिए निकालो, चाहे आप कंपनी के लिए निकालो, वो तो सेम है, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। पर कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एसएससी के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो कंपनी की अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारे यहाँ पे दो तरीके की कंपनी होगी, ठीक है। एक होगी डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, और एक होगी फॉरेन कंपनी। तो सर हमें कौन सी कंपनी पढ़नी है? तो सर हमें डोमेस्टिक कंपनी को तो डिटेल में पढ़ना है और फॉरेन कंपनी के लिए कुछ बेसिक चीजें जान लेनी है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का जब हम असेसमेंट पढ़ रहे हैं तो देखिए मेनली हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, कि किसी कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है, पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, राइट। आफ्टर दैट जो हमने बेसिक में पढ़ा, सर हमने पढ़े पांच हेड में हेड्स ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं तो सर कंपनी के रिगार्डिंग हेड्स ऑफ इनकम में आपको चार हेड ही ध्यान रखने हैं। एक हेड आपको ध्यान नहीं रखना है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी को आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी कंपनी की कभी भी इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होती है। हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, पीजीबीपी हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है और अदर सोर्सेज हो सकता है। तो इन पांचों हेड्स की इनकम कंपनी की कैलकुलेट करनी है। तो सर जब हमें इन पांचों कंपनी के पांचों हेड्स में से चार हेड की इनकम कंपनी के लिए कैलकुलेट करनी है तो क्या इसके रूल अलग हो जाएंगे जो हमने इंटर में पढ़े थे? नहीं, जो इंटर में पढ़े, जो हमने वॉल्यूम 1 में पढ़े, सेम वही चीज है, अलग से कुछ भी नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि कुछ सेक्शंस जो है वो स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, तो वो यहाँ पे हमको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान उन पे देना चाहिए, राइट। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा क्या। फिर इंटर वाले पोर्शन से बात करें तो सर एक सेट ऑफ लॉसेस का जो चैप्टर होता है वो यहाँ पे कंपनी के एस्पेक्ट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंपनी के रूल उसमें थोड़े अलग तरीके से चलते हैं और हमारी बुक में भी उसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो जिन चीजों के क्वेश्चंस हमारी बुक में दे रखे हैं वो ऑटोमेटिक हमारे लिए क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। क्योंकि अगर किसी को मान लो बुक में से पेपर बनाना होगा तो वो तो क्या करेगा, जो बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं को छाप देगा। तो एटलीस्ट हमें वो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आने ही चाहिए, ठीक है। क्लबिंग का चैप्टर आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप असेसमेंट ऑफ कंपनी पढ़ रहे हो तो क्लबिंग का यहाँ पे कोई फिलहाल लेना देना नहीं रहेगा, राइट। ठीक है, उसके बाद डिडक्शंस, सर बहुत ही गिनी चुनी डिडक्शंस। डिडक्शंस में सारी डिडक्शन नहीं पढ़नी कंपनी के असेसमेंट के लिए, आपको कुछ सेलेक्टेड डिडक्शंस पढ़नी है, ठीक है। और उसके अलावा एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स की क्या बात है सर, एडवांस टैक्स एंड टीडीएस। यहाँ पे फाइनल के सिलेबस में एडवांस टैक्स को लेके एक अलग से चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो उसको हम वहां पे पढ़ लेंगे, इसलिए इसको यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सर सबसे पहले फटाफट हम बात कर लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो सर कंपनी में दो तरीके का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। क्या होता है सर? मैं चाह रहा हूं एक चार्ट में एक आपको ओवरव्यू बना दूं, फिर अपन सीधा मेट कैलकुलेशन पे मूव करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सर रेजिडेंशियल स्टेटस इसमें दो होता है कि अगर जो इंडियन कंपनी है, ठीक है, जो इंडियन कंपनी है वो तो क्या है सर, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट। इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेजिडेंट है, उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। और जो फॉरेन कंपनी है सर, फॉरेन कंपनी की अगर हम बात करें तो उसमें सिचुएशन ये बनती है कि अगर उस फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है,
मतलब कि उसके मेजरली डिसीजन इंडिया से लिए जाते हैं, तब तो वो क्या हो जाएगी सर, रेजिडेंट। अदरवाइज क्या हो जाएगी वो कंपनी, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो दैट्स इट, और अलग से कुछ पढ़ने की फिलहाल कंपनी के असेसमेंट के लिए जरूरत नहीं है। बाकी जितनी जरूरत थी वो हम वॉल्यूम 1 में पढ़ चुके हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ता है। अब सर हाउस प्रॉपर्टी में अलग से कुछ पढ़ना नहीं है, पीजीबीपी में कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। ठीक है सर, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो सर यहाँ पे कंपनी एक लीगल सेपरेट एंटिटी है, तो कंपनी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसके अपने अलग खर्चे हैं। तो कंपनी के कोई भी पर्सनल खर्चे बेसिकली होते ही नहीं है। ठीक है, तो हम जो कहते हैं ना पर्सनल खर्चे डिसअलाउड, वैसी चीजें आपको कंपनी वाले मैटर में नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर ने अपने कुछ खर्चे डाल दिए हो, पर अगर वो भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हैं तो वो अलाउ हो जाते हैं। बाकी कंपनी के पर्सनल खर्चे कुछ भी नहीं होते हैं। यहाँ पे जो एक पॉइंट मेन पढ़ने का होता है वो होता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है, बीएनपी में जो अलग से पढ़ना होता है वो होता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जो डेप्रिसिएशन है वो उतना ही सेट ऑफ करते हैं जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। जो बचा हुआ डेप्रिसिएशन होता है उसे हम अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहते हैं, और इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं इन्फिनिटी पीरियड तक, और आगे जाके इसको हम सेट ऑफ कर लेते हैं, राइट। फिर सर इसमें दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 35D। ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। सेक्शन 35D जो है ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिविजुअल का असेसमेंट आप पढ़ रहे हो, एचयूएफ पढ़ रहे हो, फॉर्म पढ़ रहे हो, तो इस सेक्शन का कोई लेना देना वहां पे नहीं है। ठीक है, इस सेक्शन का लेना देना ही कंपनी में है, क्योंकि अमलगमेशन और डीमर्जर कंपनी के होते हैं, राइट। तो मैं ओरली बता देता हूं आपको, क्योंकि ये चीजें मुझे सिर्फ रिकॉल करानी है, इनको डिटेल में नहीं जाना, वॉल्यूम 1 में हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो सेक्शन 35D ये कहता है कि सर अगर कोई कंपनी स्टार्टिंग फेज में कुछ खर्चे करती है जिनको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, तो उन खर्चों की छूट कंपनी को मिल जाती है कितनी टाइम में, 1/5 5 सालों तक। अगर अमलगमेटिंग कंपनी ने खर्चे किए तो उसे छूट मिल जाएगी, अमलगमेटेड कंपनी ने खर्चे किए तो उसे छूट मिल जाएगी, डिमर्ज कंपनी ने खर्चे किए तो उसे छूट मिल जाएगी, और रिजल्टिंग कंपनी ने खर्चे किए हैं तो उसे छूट मिल जाएगी। तो सेक्शन 35D हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में जो भी कम हो उतनी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट एक सेक्शन यहाँ पे आ जाता है हमारे 35DD। 35DD कहता है सर कि एक्सपेंसेज ऑन अमलगमेशन। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी की छूट तो मिली गई, अमलगमेशन की छूट बस सर जो भी मैंने अभी बता दिया आपको, मैंने उसी में कवर कर दिया प्रिलिमिनरी वाले में ही, कि जो अमलगमेटिंग कंपनी अगर खर्चा करती है तो उसे मिल जाती है, और अमलगमेटेड कंपनी खर्चा करती है तो उसे 1/5 छूट मिल जाती है। तो प्रिलिमिनरी की छूट भी 1/5 मिलती है और इसकी छूट भी 1/5 मिलती है, मैंने दोनों को मिक्स करके बता दिया आपको। ठीक, नेक्स्ट आता है सर सेक्शन 35DDA। ये आता है सर वीआरएस का, कि अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को वीआरएस ऑफर करती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफर करती है, तो उस वीआरएस का जो खर्चा होता है उसकी छूट भी कंपनी को 5 साल तक मिलती है, 1/5 1/5 1/5 ऐसे करके, राइट। तो ये तीनों ही खर्चे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अमलगमेशन के खर्चे, डीमर्जर के खर्चे और वीआरएस के खर्चे, ये तीनों ही एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो किसी भी कंपनी को 5 साल तक अलाउ होते हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी में 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, दोनों में जो भी ज्यादा हो, और एक्चुअल को कंपेयर करके जो भी दोनों में से कम होगा, एक्चुअल और क्वालिफाइंग अमाउंट में से, उसका 1/5 मिलता है। अमलगमेशन में से जितना भी खर्चा होता है उसका 1/5 मिलता है, और वीआरएस में जितना भी खर्चा होता है उसका 1/5 मिलता है। एक बार यहां तक बोलो, पहले कोई डाउट है तो एक एक चीजें कंफर्म करते जाते हैं और चलते जाते हैं। जल्दी बोलिए भाई, यहां तक कोई डाउट? चलिए, अब सर आगे बात करें कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में सर स्पेशली कुछ भी नहीं है, ठीक है। अदर सोर्स में भी स्पेसिफिकली कुछ नहीं है जो कि वॉल्यूम 1 से हटके हो, ठीक है। सेट टॉप में जरूर हटके हैं सर। सेट टॉप में जनरली हमने पढ़ा सेक्शन 70 जो इंट्राहेड की बात करता है, सेक्शन 71 जो इंटरहेड की बात करता है। फिर हमने पढ़ा कि सर जो
कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं लॉस, उसकी कुछ लिमिट होती है, कितने साल तक हो सकते हैं, तो वो सब चीजें सेम है। यहाँ पे जो एक पॉइंट आता है वो आता है कि हमने वॉल्यूम 1 में पढ़ा था, ठीक है, कि सर अगर मालिक चेंज हो जाता है तो लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मुझे लॉस इंकर्ड हुए हैं तो आप उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, अगर मुझे लॉस इंकर्ड हुए हैं तो आप उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपने मेरा बिजनेस खरीद भी लिया तो भी आपने मेरा बिजनेस खरीदा है, उस बिजनेस के जो खर्चे होंगे वो अब आपके हैं, उस बिजनेस की जो इनकम होगी वो आपकी है, पर लॉस मेरे ही है, आप उसको खरीद नहीं सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सिंपल सी बात थी, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, अंबानी, ये क्या करते हैं, जब भी इनको कोई फायदा होता ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी कंपनियां खरीद लेते जिनमें लॉस है और उस लॉस को अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लेते, तो ये आराम से टैक्स चोरी कर सकते थे, राइट। पर ऐसा प्रोविजन नहीं है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे फिर रूल क्या है, क्या सर देखो इंडिविजुअल में तो क्या होता है कि आज मैं मालिक हूं, मैंने अपना बिजनेस आपको बेचा तो आप मालिक हो, राइट। पर अगर बात करें कंपनी की, कंपनी में तो सर मालिक शेयर होल्डर होते हैं और शेयर होल्डर डेली बदल रहे हैं। आज मेरे पास 5 शेयर थे, मैं भी मालिक था, मैंने 5 शेयर बेच दिए तो अब आप मालिक हो गए, तो घूमता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में सर बहुत सिंपल सा बोला गया कि आपको क्या देखना है, आपको देखनी है शेयर होल्डिंग, कि 51% शेयर होल्डिंग और मोर जो है वो इक्वल होनी चाहिए जिस साल में लॉस हुआ उस साल के लास्ट में, और जिस साल आप सेट ऑफ करना चाहते हो उस साल के लास्ट में। 31 मार्च को देखेंगे तो 21-22 में लॉस हुआ तो 31 मार्च 22 को जो शेयर होल्डर थे, और 24-25 में हम सेट ऑफ करना चाहते हैं तो 31 मार्च 25 में जो शेयर होल्डर हैं, अगर वो दोनों शेयर होल्डर 50% से ज्यादा, मतलब कि 51% और मोर जो है सेम है, तब तो मैं 21-22 वाला लॉस इस साल सेट ऑफ कर सकता हूं, अदरवाइज मैं ये लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ पे 100% मालिक सेम होने की जरूरत नहीं है, 51% भी अगर सेम है तो हमारा काम हो जाएगा, हम लॉस को सेट ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सर कुछ एक्सेप्शन, कि सर ये तो बात समझ में आ गई आपकी, पर हुआ क्या, हुआ ये कि सर मिस्टर एक्स है, हुआ क्या कि मिस्टर एक्स है, उसके पास कंपनी के 50% शेयर है, ठीक है। अब सर मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, डेथ हो गई तो उसके जो शेयर थे वो किसको मिल गए, उसके बेटे को मिल गए। अब शेयर उसके बेटे को मिल गए, अब आप कहते हो कि सर कंपनी का मालिक चेंज हो गया तो अब लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा? तो आंसर है कि सर ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि सर जो मालिकाना हक चेंज हुआ है वो सेल की वजह से नहीं हुआ है, ट्रांसफर की वजह से नहीं हुआ है, वो डेथ की वजह से हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप बोल सकते हो कि मालिक अभी भी सेम ही है, क्योंकि डेथ की वजह से शेयर होल्डिंग चेंज हुई है, ठीक है। दूसरा हो सकता है गिफ्ट, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया, इन दैट केस ऑल्सो कंसिडरेशन नहीं चेंज हुआ, ठीक है, तो उस केस में भी आप बोल सकते हैं कि मालिक सेम ही है और उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। वरना तो सोचो कि अगर मैंने अपने वाइफ को, अपने भाई को, किसी को शेयर गिफ्ट कर दिए तो डबल नुकसान हो जाएगा। डबल नुकसान क्या हो जाएगा कि सर एक तो गिफ्ट तो हमने कर दिया पर लॉस और डूब गया हमारा, ठीक है। इसके अलावा सर क्या है, अमलगमेशन, अमलगमेशन की वजह से अगर शेयर होल्डिंग चेंज हुई है तो उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अमलगमेशन और डीमर्जर ऑफ फॉरेन कंपनी, तो इस वजह से हुआ है तो भी हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे और हम शेयर होल्डिंग को सेम मान लेंगे। इसके अलावा सर एक है आईबीसी, याद है आपको, पढ़ा है, लो में पढ़ा होगा ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अगर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के लगने की वजह से आपकी शेयर होल्डिंग चेंज हुई है तो उसे भी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब हम मान लेंगे कि शेयर होल्डिंग सेम है, हम उसको चेंज नहीं मानेंगे। ये सारे केसेस में हम शेयर होल्डिंग को चेंज नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो नया शेयर होल्डर बना है वो पुराने की जगह ही बना है, तो लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं पर लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, डिस्ट्रेस्ड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसकी हालत खराब है, ऐसी कंपनी जिसकी हालत खराब है। एनसीएलटी ने जिसके बीओडी को सस्पेंड कर दिया हो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया हो, ऐसी कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग चेंज हुई है ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी या ऐसा कुछ, तो फिर उस केस में भी लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है,
राइट। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, पर आप इतना ही समझ लीजिए एक बार कि इन केसेज में अगर शेयर होल्डिंग चेंज भी होती है और 51% से कम भी हो जाती है ड्यू टू दिस रीजंस, तो भी लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है, राइट। तो ये सेट ऑफ का पॉइंट है। आगे डिडक्शंस की बातें हम करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले सेट ऑफ का, ठीक है। बुक का ही क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपको ये करवा देता हूँ जिससे सेट ऑफ वाला पॉइंट क्लियर हो जाए, फिर हम कंपनी के असेसमेंट की तरफ मूव करेंगे। साथ साथ में क्वेश्चन भी करते रहें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देखिए बुक का ही क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन 13 है, पेज नंबर जो है आपके वो रहेंगे 47, ठीक है। आइए देखते हैं। सर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द एक्स प्राइवेट लिमिटेड, डिटरमाइन द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अवेलेबल फॉर सेट ऑफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। मैं देखिए मैं जो प्रीवियस ईयर लेके चल रहा हूँ ना वो 24-25 लेके चल रहा हूँ, असेसमेंट ईयर 25-26 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जो चेंज हुए हैं, मतलब कोई बच्चा अगर 24-25 असेसमेंट ईयर पढ़ रहा है तो कोई इशू नहीं है, मैं बता दूंगा कि कहाँ पे क्या चेंज हुआ है। अभी ये सेम पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास हम स्पेसिफिकली जून 25 के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं रेफरेंस जो है 25-26 असेसमेंट ईयर का लेके चल रहा हूँ। पर अगर आप असेसमेंट ईयर 24-25 में भी हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए सेम है, ठीक है। चलिए देखिए सर क्या लिखा है। सर क्वेश्चन ये है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर 2023-24 का लॉस दे रखा है, ठीक है। हमारे पास प्रीवियस ईयर 2023-24 में लॉस था कितने रुपए का, 12 लाख रुपए का, ठीक है। और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। ये दो चीजें हमारे पास थी, ठीक है। और शेयर होल्डिंग जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से थी। 31/3/2024 को हमारी शेयर होल्डिंग जो है वो इस तरीके से है। ए के पास में है 30%, बी के पास में है 25%, सी के पास में है 20% और डी के पास में है 25%। इस तरीके से शेयर होल्डिंग है, ठीक है। अब बोला गया कि सर अगर ऐसा हो कि तो अगले साल, ठीक है, मैं इसको एक बार हटा दूं, ये वाला मेरा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। अगले साल कौन सा सर, प्रीवियस ईयर 2024-25 में सर क्या हुआ, 24-25 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ सर, 25 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो कुछ बदल गई है, तो 31/3/2025 की शेयर होल्डिंग जो है कंपनी की वो है ई। ए की जगह कौन आ गया, ई 30% का मालिक, एफ आ गया बी की जगह 25% का मालिक, ठीक है। सी वही है 20% और डी वही है 25%। अब सवाल ये आया, ठीक है, सवाल ये आया कि क्या कंपनी 23-24 में जो लॉस हुए थे उन्हें 24-25 में एडजस्ट कर सकती है। बताइए आपका आंसर यस और नो। बोलो जी, क्या कंपनी 2025 में 24 वाले लॉस को एडजस्ट कर सकती है, बोलिए। तो हम कहेंगे कि सर जो पुराने लॉस हैं उनका एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, नो, लॉस को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता सर, देखिए जिस दिन लॉस हुआ उस दिन शेयर होल्डर जो थे और आज जो शेयर होल्डर है उनमें कॉमन कौन है सर, कॉमन है ये वाले, कॉमन कौन से हैं, ये वाले। तो उस दिन जो शेयर होल्डर थे कितने % के थे, 45% के, और आज वही शेयर होल्डर 45% के। कॉमन में सिर्फ 45% ही कॉमन है, पर हमें चाहिए कि 51% कॉमन होने चाहिए। तो सर 51% तो कॉमन नहीं है, तो 50% 1% अगर कॉमन नहीं है तो क्या हम उस साल के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, आंसर इज नो, हम उन लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आ गई, नो क्यों, आपने हाँ क्यों किया जवाब, बोलो भाई जल्दी बोलो, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि सर चलो ठीक है लॉस तो नहीं कर सकते, क्या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम एडजस्ट कर सकते हैं, आंसर इज यस, ए बिग यस। क्यों,
क्योंकि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लॉस होता ही नहीं है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, और जब भी हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो उसका खर्चा हमारा खर्चा बन जाता है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एक तरीके का एक्सपेंस है, तो यस उसे आप कर सकते हैं सेट ऑफ, चाहे शेयर होल्डिंग सेम हो चाहे ना हो, चाहे पूरा ही मालिक क्यों ना बदल जाए, 100% मालिक क्यों ना बदल जाए, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? यस, तो ये इसका ए पार्ट है, और ए पार्ट का हमने सॉल्यूशन कर लिया। सिर्फ इतना सा जवाब देना था कि क्या लॉस एडजस्ट हो सकते हैं, आंसर इज नो, क्योंकि 51% शेयर होल्डिंग सेम नहीं है। क्या अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो सकता है, आंसर इज यस, क्योंकि उसे शेयर होल्डिंग से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट इसका कह रहा है वो भी सेम इसी पे कह रहा है कि सर अगर ये जो शेयर होल्डिंग चेंज हुई है किसकी, मिस्टर बी की, वो गिफ्ट किए होते एफ को तो क्या होता। ठीक है, अगर मिस्टर बी ने अपने शेयर गिफ्ट किए होते, मतलब कि सर ए ने तो बेच दिए, ए ने तो सोल्ड कर दिए, और बी ने जो है वो गिफ्ट किए हैं, सोल्ड नहीं किए बी ने क्या किए हैं, गिफ्ट किए हैं, तो क्या होता सर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता, इफ बी गिफ्टेड शेयर्स टू एफ, तो क्या होता सर। तो सर अगर ऐसा होता कि बी ने अपने शेयर गिफ्ट करे हैं, तो गिफ्ट तो एक्सेप्शन में आ जाता है। इट मींस कि इस दिन बी के 25, सी के 20 और डी के 25, और इस दिन एफ के 25, सी के 20 और डी के 25, ये सेम ही तो है, क्योंकि गिफ्ट में देना तो ट्रांसफर माना ही नहीं गया। तो यहाँ पे सर ये 70% और ये भी 70% सेम है, तो यस इस केस में हम लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की बात है तो वो तो सर पहले भी हो पा रहा था तो अब भी हो पाएगा, तो उसमें तो कुछ कहना सुनना ही नहीं है। बताइए जी, बात समझ में आती है या नहीं, या कुछ पूछना है तो पूछो। सिंपल, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलो क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये हमने सेट-ऑफ वाले चैप्टर में बताया था कि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को छोड़ के, और कितने भी साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, दोनों ही चीज में कहीं भी कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लें पहले, जब बुक के सारे क्वेश्चन इसमें से हटाए खत्म ही कर लेते हैं ना अपन। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 14 भी मैं लगे हाथ करवा ही देता हूँ। ठीक है, पढ़ो सर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज शेयर कैपिटल इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। द शेयर्स वर हेल्ड अंटिल 31 मार्च 2023 बाय 4 मेंबर्स। 2023 तक 4 मेंबर ने ये कैपिटल होल्ड कर रखी थी इक्वली। तो मैं एक बार लिख लेता हूं, समरी बनाते रहा करो क्वेश्चन की तो इजी रहेगा। 31 मार्च 2023 की समरी बना रखी है हमें। ठीक है, 31 मार्च 2023 की समरी बना के दे रखी है, और हमें बोला है कि सर उस दिन 4 शेयर होल्डर थे, ए बी सी और डी। इक्वली होने का मतलब सर 25%, 25%, 25% और 25% शेयर होल्डिंग थी। ओके, चलेगा। द कंपनी मेड लॉसेज एंड प्रॉफिट इन द पास्ट 3 असेसमेंट ईयर आर एज फॉलो। तो ये तो स्थिति है शेयर होल्डिंग की। पिछले 3 साल में जो लॉस हुए वो कुछ इस तरीके से हुए, वो भी लिख लेते हैं हम किस तरीके से हुए। कि सर असेसमेंट ईयर 2021-22 में, 2022-23 में और 2023-24 में जो लॉस हुए वो कुछ इस तरीके से हुए कि यहाँ पे लॉस था, इस साल में कुछ लॉस नहीं था, इस साल में भी कोई लॉस नहीं था, और यहाँ पे 9 लाख रुपए का लॉस था। ठीक है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। तो सर 2021-22 असेसमेंट ईयर में 15 लाख रुपए का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, यहाँ पे 12 लाख का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, और यहाँ पे 9 लाख रुपए का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, राइट। ठीक है, टोटल तो हो ही जाएगा, टोटल में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब हमें आगे बोला गया है द अबव फिगर हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब जितना लॉस हमने बताया डिपार्टमेंट ने भी उतना एग्री कर लिया। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2024, 31 मार्च 24 की बात कर रहे हैं, ए ने अपना हिस्सा बेच दिया।
ठीक है। अब क्या हुआ, ए ने अपना हिस्सा बेच दिया। अब देखो अलग अलग ईयर्स की बात चल रही है। ऊपर बात थी 31/3/23 की, अब हम बात कर रहे हैं 31/3/24 की। उसमें क्या हुआ, तो लिख लो, आप लिख लोगे ना समरी तो बहुत इजी रहेगा। ए ने अपना हिस्सा बेच दिया वाई को, तो ए ने वाई को हिस्सा बेचा, तो क्या यहाँ पे शेयर होल्डिंग कुछ ऐसे हो गई कि वाई को 25%, बी का 25%, सी का 25% और डी का 25%। बताओ ऐसे ही हुआ क्या, ऐसे ही तो हुआ ना। हाँ, तो एक बार इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं मैं। आगे लिखा है कि सर अगले साल 31/3/2025 को क्या हुआ, वो भी सुन लीजिए साथ में। 31/3/25 को सर बी ने भी अपने शेयर बेच दिए जेड को। अब बी ने भी बेच दिए, तो पहले ही ए वाली जगह तो कौन आ चुका था, वाई। अब बी की जगह कौन आ चुका है, जेड, और सी की जगह सी है, और डी की जगह डी है। तो 3 साल में जो शेयर होल्डिंग चेंज हुई वो कुछ इस तरीके से चेंज हुई, ये आपको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोला गया कि सर देखो 31 मार्च 24 को, मतलब इस डेट को कंपनी ने कमाया प्रॉफिट, ठीक है। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया वो देखिए, प्रॉफिट कमाया कंपनी ने 18 लाख रुपए का, ठीक है। और करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन था वो अभी लेस नहीं किया है। करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो 9 लाख रुपए है और उसको अभी लेस नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया कि सर 31 मार्च 25 को कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 45 लाख रुपए का, और इसमें भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया गया है, जो कि है 7,50,000 रुपए, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब हमें बोला गया कि जी आप बताओ क्या करना है। तो बता देते हैं सर क्या करना है। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास लॉस भी है और मेरे पास अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी है, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा सेट करने की। तो ये सर ऑब्वियस सी बात है, मैं प्रायोरिटी दूंगा लॉसेस को। क्यों, क्योंकि लॉसेस का एक तो टाइम लिमिट फिक्स है, दूसरा अगर शेयर होल्डिंग चेंज हो गई तो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो तब भी एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं प्रायोरिटी दूंगा अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को बाद में और अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेज जो है उनको पहले, ठीक है। तो अब समझिए कि मार्च 2024 में मेरा ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मैं यहाँ पे अपना स्टेटमेंट बनाऊंगा इस तरीके से और मैं लिखूंगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है सर, 18 लाख रुपए। सबसे पहले हमें करंट ईयर का डेप कम करना है, पुरानी बातें सब बाद में, पहले करंट ईयर की बात करूं। तो करंट ईयर का सर जो डेप्रिसिएशन था 9 लाख रुपए, तो सबसे पहले तो 9 लाख रुपए को एडजस्ट करूं, तो ये आपका इस साल का नेट प्रॉफिट आ गया आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब इस नेट प्रॉफिट से मैं पुराने लॉस एडजस्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो 31 मार्च 22 को 31 मार्च 21 को असेसमेंट ईयर 21-22, 31 मार्च 22 और 31 मार्च 23, तीनों का मुझे डेटा दे रखा है और तीनों ही साल में शेयर होल्डिंग सेम थी। मतलब इन तीनों ईयर्स में, ये जो ईयर्स दे रखे हैं ना आपको, ये वाले 1, 2 और 3, तीनों में शेयर होल्डिंग ABCD के पास थी, ठीक है। अब जब मैं एडजस्ट कर रहा हूं 31 मार्च 24 को, तो मैं कंपेयर करूंगा कि उस दिन की शेयर होल्डिंग में और आज की शेयर होल्डिंग में कॉमन क्या है। तो सर उस दिन के ये 3 शेयर होल्डर और आज के ये 3 शेयर होल्डर कॉमन है। इट मींस कि जो 31 मार्च 23 तक 75% शेयर होल्डर थे, वही आज 31 मार्च 24 को भी 75% शेयर होल्डर है। इट मींस कि सर मैं इस साल में इस लॉस को एडजस्ट कर सकता हूं। कौन से को, इन तीनों साल में से किसी भी साल के लॉस को एडजस्ट कर सकता हूं। 21-22 में लॉस है नहीं, 22-23 में लॉस है नहीं, 23-24 में लॉस है 9 लाख रुपए का। तो मैं इस पूरे 9 लाख को एडजस्ट कर दूं तो क्या दिक्कत है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 23-24 और मैंने ये 9 लाख रुपए एडजस्ट कर लिए, तो मेरा प्रॉफिट हो गया नील। मुझे इस साल कोई भी टैक्स नहीं देना है, पुराना लॉस मैंने एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। और ये लॉस अब खत्म हो चुका है, एडजस्ट होके खत्म हो चुका है। अब मेरे पास बचा क्या सर, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बचा, ठीक है। चलिए लगे हाथ हम कैलकुलेशन कर देते हैं किसकी, 31 मार्च 2025 की। तो इसका भी आपको सेम स्टेटमेंट बनाना है। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट, कितना है सर, 45 लाख रुपए का प्रॉफिट है सर, 45 लाख रुपीज का प्रॉफिट है,
ठीक है, इसमें से आप लेस करेंगे। अब सर पहले मैं देखूंगा कॉमन शेयर होल्डिंग कितनी है, कब से, 24 से नहीं, वही 23 से, क्योंकि जिस साल लॉस हुआ था उस साल से देखना है। तो सर उस साल जो है सी और डी, मैं इंक चेंज कर दूं अगर आपको दिक्कत आए तो, सी और डी जो है वो 50% के ओनर थे, और आज सी और डी जो है वो 50% के ओनर है। ये कॉमन ओनरशिप है, पर 50% से तो काम होता नहीं ना सर हमारा। तो इसका मतलब 31 मार्च 23 को जो लॉस हुए थे, अब मैं उन्हें एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे चाहिए था 51% शेयर होल्डिंग, पर यहाँ पे है सिर्फ 50% शेयर होल्डिंग। पर खास बात क्या है, खास बात सर ये है कि हमारे पास लॉस है ही नहीं। तो मजे की बात क्या है सर, कि हमारे पास तो लॉस है ही नहीं सर, पुराने किसको एडजस्ट करने की बात कर रहे हो। अगर शेयर होल्डिंग सेम होती तो भी लॉस नहीं है, और नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमें तो एडजस्ट ही क्या करना है सर, हमें तो एडजस्ट करना है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो हमारे पास पुराने साल का पड़ा है। और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेस करने के लिए शेयर होल्डिंग के 51% या उससे ज्यादा होने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं इसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, डिपेंड करता है मेरे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले करूंगा अनअब्जॉर्ब, सॉरी सबसे पहले मैं करूंगा करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन लेस करो 7,50,000 रुपए, ठीक है। तो ये बच जाता है हमारे पास कितना, 37,50,000 रुपए। अब इसमें से आप कम कर दीजिए अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 21-22 का ले लेते हैं पहले। 21-22 का है सर 15 लाख रुपए, ठीक है। 22-23 का ले लीजिए सर, 22-23 का है 12 लाख रुपए। और सर 23-24 का भी ले लीजिए, एक बार टोटल देख लो, पहले बच रहा है ना प्रॉफिट, 15-22-27, हाँ ले सकते हैं। तो ये है हमारे पास 9 लाख रुपए, ठीक है। तो टोटल ये लेस कर देंगे हम, तो हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा, कितना बचेगा देखो, 15 और 12 27 और 9 36 लाख, आई थिंक 1.5 लाख रुपए बच रहा है, एक बार देख लो सही है क्या। सारे लॉस तो थे ही नहीं, अब बचे ही नहीं थे। सारे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद में हमारे पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो 1.5 लाख रुपए बच रहा है, और उस पे हमें टैक्स पे करना है, दैट्स इट। अब देखो क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज को कब पढ़ना है। जैसे ऐसा समझिए, अभी हमारे बुक में स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में सीधा दे रखा है कंपनी में कौन से टैक्स लगेगा, कंपनी में कैसे टैक्स लगेगा। अगर मैं आपको वो सारी चीजें पहले पढ़ा देता कि कंपनी में टैक्स कैसे लगता है, कंपनी में कितने सेक्शंस होते हैं, कंपनी में मैट कैसे लगता है, और उसके बाद अगर हम सेट ऑफ वाले पे आते तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है अजीब हो जाता। तो पहले सेट ऑफ पढ़ लिया, अब हम चलेंगे आराम से कंपनी के असेसमेंट में। तो अगर बीच में कोई सेट ऑफ का पॉइंट आ भी गया तो हम इजीली उसको समझ पाएंगे, राइट। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो ना एक बार, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। चलिए भाई, तो नहीं है तो आगे चलते हैं। चलिए सर आगे चल लेते हैं। अब आगे जो बात आ रही है वो देखिएगा, अब सीधा हम आ जाते हैं कंपनी के टैक्सेशन के ऊपर, ठीक है। कंपनी का टैक्सेशन कैसे होगा ये सुनिए अब। सर देखिए, पहले क्या था, पहले कंपनी में सिंपल टैक्सेशन था कि सर कंपनी है 30% रेट है, फॉरेन कंपनी है 40% रेट है। अभी इस बजट में फॉरेन कंपनी की रेट को भी चेंज कर दिया गया, और पिछले 4-5 साल में कंपनी के टैक्स स्ट्रक्चर को भी काफी चेंज किया गया। मतलब ये कि सर कंपनी के लिए भी, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म के लिए स्कीमें चेंज की गई, इंडिविजुअल के लिए जैसे न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम आया, वैसे कंपनी के लिए भी न्यू और ओल्ड कब का आ चुका है, ठीक है। हमें पता ही नहीं है, नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं है कि सर कंपनी में भी ओल्ड न्यू होता है क्या। बिल्कुल, कंपनी में भी ओल्ड न्यू है, ठीक है। जैसे हमारे लिए जो ओल्ड स्कीम है वो तो डिफॉल्ट स्कीम थी पहले, अब न्यू स्कीम डिफॉल्ट स्कीम हो गई है। और 115BAC सेक्शन में इंडिविजुअल के लिए एक नई स्कीम आ गई कि आप चाहो तो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स दे सकते हो, राइट। तो वैसे ही समझिए कंपनी में भी क्या है, कंपनी में सर एक तो नॉर्मल स्कीम है, ठीक है। नॉर्मल स्कीम में क्या है सर, नॉर्मल स्कीम में फ्लैट 30% की रेट है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी के पास कुछ ऑप्शंस आ गए,
ये बिल्कुल ऑप्शन है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो इन ऑप्शन में जाओ, आप चाहो तो इन ऑप्शन में मत जाओ, वो प्योरली आपकी चॉइस है, ठीक है। पर वही सेम कि अगर आप स्कीम में चले गए तो फिर वापस आने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो सेक्शन लॉन्च किया गया था वो सेक्शन लॉन्च किया 115 BA कि सर अगर आप एक कंपनी है और अगर आप सेक्शन 115 BA में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मेन जो बात है वो ये कि इस पे टैक्स रेट जो है वो 25% लगेगी, ठीक है। और जो भी सरचार्ज लगना है वो लगेगा और HEC तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। फिर थोड़े दिन बाद गवर्नमेंट ने कहा कि चलो जी एक और ऑप्शन लाए हम आपके लिए, सेक्शन 115 BAA, ठीक है। इसमें बोला कि इसमें क्या करना है, बोला सर इसमें भी आपको टैक्स जो है वो और कम कर दिया, 22% कर दिया, सरचार्ज जो है इसमें 10% कर दिया और HEC जो है वो तो 4% है ही, ठीक है। यहाँ पे भी HEC 4% है, सरचार्ज जैसे एज एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल होता है उस हिसाब से होता है, राइट। तो ये दूसरा ऑप्शन था कंपनी के पास। हो सकता है कि आपने पहले 115 BA ले लिया हो, फिर कोई कंपनी है उसने 115 BAA ले लिया हो, तो ये सेकंड ऑप्शन ओपन किया गया था। हालांकि इन सब ऑप्शंस को लेने की अपनी अपनी कंडीशंस है, हम अगली क्लास में इसकी भी चर्चा करेंगे, पर अभी मैं एक बार ये समझा देता हूँ आपको, ठीक है। थोड़े दिन बाद कंपनी के लिए फिर एक ऑफर आया कि लो जी आपके लिए एक और सेक्शन है 115 BAB, ठीक है, 115 BAB। हमने कहा सर इसमें क्या है, बोलो सर इसमें भी आपके लिए स्कीम है, इसमें जो टैक्स रेट है, जो टैक्स है वो 15% है, ठीक है, और जो सरचार्ज है वो 10% है और जो HEC है वो तो 4% है ही, उसमें क्या कहना सुनना है, समझ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल गए कंपनी के लिए अलग से, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन कंपनी के लिए अलग से खुल गए। अब आप कंपनी चाहे तो नॉर्मल स्कीम में जाए, कंपनी चाहे तो इन तीनों स्कीम में से किसी में भी चली जाए, ठीक है। हालांकि ये जो बेसिक अपनी जो स्कीम है, नॉर्मल जो स्कीम है, इसमें भी बोला गया है कि अगर आपका टर्नओवर पिछले से पिछले साल, अगर आपका टर्नओवर पिछले से पिछले साल 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो इसमें भी आप पे भी हम कितना लगा देंगे, 25% टैक्स लगा देंगे। अब ये क्या लफड़ा है और ये क्या कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। कि देखिए सर यहाँ पे भी 25% का ऑप्शन है, ठीक है। इफ टर्नओवर डज नॉट exceeds 400 करोड़, ठीक है। अगर आपका पिछले टू पिछले साल का टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर नहीं है तो इस केस में आपके ऊपर भी जो टैक्स रेट है वो कम कर दी गई है और 25% कर दी गई है, ठीक है, ओके। अब लोग क्या करते हैं, लोग सर इस 25% को और इस 25% को सेम समझ लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो 25% की रेट आपको बताई गई है, ये 25% रेट नॉर्मल स्कीम में है और ये 25% रेट स्पेशल स्कीम में है। स्पेशल स्कीम में बात फर्क ये आ जाता है कि सर स्पेशल स्कीम में आपके टर्नओवर से मतलब नहीं है कितना टर्नओवर है, आप 25 में आ रहे हो तो 25 में आ रहे हो, और यहाँ पे आप 25 में तभी आ सकते हो जब आपके टर्नओवर क्राइटेरिया मैच कर रहे हो, ठीक है। तो सर बेटर कौन सा, सर डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कौन सा बेटर है, ठीक है। ये बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और कंडीशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेटर है, ठीक है, ओके। अब सर एक चीज और देखिएगा, ठीक है, इन्हीं स्कीम को चलो डिस्कस कर ही लेते हैं अपन, जब बाद में करना है पहले ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सर इन्हीं स्कीम में देखो कुछ बातें और आपको ध्यान देने की है कि जो स्पेशल रेटेड इनकम होती है, मैंने आपको बताया था एक दिन स्टार्टिंग में, वॉल्यूम 1 में बताया था, इसमें तो नहीं बताया था, कि सर जो रेट्स है ना वो आप अलग अलग याद मत करो कि सर कंपनी के लिए फिर अलग रेट याद करेंगे, इंडिविजुअल के अलग याद करेंगे। हमारे यहाँ पे पूरे इनकम टैक्स में जो रेट मेंशन है वो 2 तरीके से मेंशन है, एक फाइनेंस एक्ट में लिखी हुई है और एक जो रेट है वो इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है। जो रेट इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है वो सारी रेट जो है वो पर्सन वो इनकम स्पेसिफिक है। इनकम स्पेसिफिक होने का मतलब उस रेट को इनकम से मतलब है, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि कमा कौन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ और बोला कि उस पर 20% टैक्स है, तो अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 20% कमाने, मतलब वो LTCG कमाने वाला इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है या कंपनी है। वो LTCG पे 20 लगना है तो 20 लगेगा,
ठीक है। HTCG 111A है 15%, तो चाहे HTCG 111A में कोई भी कमाए टैक्स 15% ही लगेगा। तो जो इनकम टैक्स एक्ट में रेटें दे रखी है वो इनकम के हिसाब से चलती है, वो एसएससी के हिसाब से नहीं चलती है। जबकि फाइनेंस एक्ट में जो रेट दे रखी है वो किसके हिसाब से चलती है सर? वो एसएससी के हिसाब से चलती है। अगर एसएससी इंडिविजुअल है तो अलग लगेगी, फर्म है तो अलग लगेगी, कंपनी है तो अलग लगेगी। तो यहाँ पे एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि अगर किसी ने स्पेशल रेटेड इनकम कमाई है, ठीक है, तो उस पे सेम रेट लगेगी, सेम रेट लगेगी। सेम रेट तो आपको पता ही है कि सर 112 में 20% है। अब 20% को इस साल चेंज कर दिया गया है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि इस साल एलटीसीजी के रेट्स में चेंज किया गया है, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 2024 में चेंज किया गया है, जिसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रेट थी उसे 20% से घटा के 12.5% कर दिया गया है विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। और विद इंडेक्सेशन वही रेट चलेगी, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन बिल्कुल ही हटा दिया था, फिर बाद में जब ऑब्जेक्शन हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा चलो जी ऑप्शनल कर देते हैं, तो फिर ऑप्शनल किया गया उसको, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब सर सबसे पहले अगर जब हम बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं सर, स्टार्ट हो जाते हैं यहीं से। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख दूं, साइड में तो चलेगा, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ कंपैरेटिव एनालिसिस करने में काम आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सर 25% इन सम केसेज, ऐसा लिख दें चलेगा कि सर वैसे तो नॉर्मल रेट 30% है पर कुछ केस में 25% हो जाएगी, ठीक है। क्या इस पे सरचार्ज लगेगा? तो यहाँ पे सरचार्ज की बात कर लेते हैं। बताइए कि क्या सरचार्ज लगता है? तो आंसर इज यस, सरचार्ज तो कंपनी पे भी लगता है, ठीक है। और एचईसी, यस एचईसी भी लगता है, ठीक है। तो सरचार्ज एज एप्लीकेबल, क्योंकि डिपेंड करता है इनकम कितनी है, ठीक है। और एचईसी तो 4% लगना ही लगना है। अभी मैं कंपैरेटिव कर रहा हूँ, जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम पे मैं आपको सरचार्ज वगैरह सब डिटेल में लेके चलूंगा ठीक है। अब सर बात यह है कि मुझे सेक्शन 115 BA में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये बता दो सर। क्योंकि ये जो सारे सेक्शन है ना, इनके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो नॉर्मल रेट का ही आएगा। एग्जाम में मैं फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि हम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्मल का ही आता है। यहाँ तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इतने ऑप्शंस हैं और इनमें ये रेट है, ताकि अगर इस पे कोई एमसीक्यू बन जाए तो आप कर सको, या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए तो आप कर सको। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ी सी समरी बना देते हैं सेक्शन 115 BA की, कि कौन है जो सेक्शन 115 BA ले सकते हैं। तो सर देखिए, अगर आप सेक्शन 115 BA में जाना चाहते हैं तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि सर आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन या सेटअप जो है वो 1/3/2016 ऑन और आफ्टर, मतलब 1/3/16 को या उसके बाद हुआ हो, उससे पहले की फर्म्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ओके, दूसरा, कंपनी सर किसी भी बिजनेस में हो, पर वो बिजनेस किस चीज का होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग का। कंपनी इज नॉट इंगेज्ड इन एनी बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा किसी बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में होनी चाहिए। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड हैं तो ही आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, वरना आप ये ऑप्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर जैसे न्यू स्कीम में हमें बोला गया कि आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी, एचआरए नहीं मिलेगा, है ना, हाउस रेंट, वो रेंट फ्री अकोमोडेशन की छूट नहीं मिलेगी, मतलब जो भी बहुत सारी चीजें हटा दी गई। वैसे ही ये इस ऑप्शन में भी कंपनी को बोला गया कि अगर आप 30 की जगह 25% टैक्स देना चाहते हो तो आपको भी बहुत सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो कौन कौन सी छुड़वाई है देखिए। 10AA बोला आपको, 10AA सेज की डिडक्शन छोड़नी पड़ेगी आपको। 32(1)(2)A मतलब कि एडिशनल डेप्रिसिएशन भी छोड़ना पड़ेगा आपको। 32AD, हालांकि अब तो ये इतना रिलेवेंट नहीं रहा, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। 33AB जो टी कॉफी रबर डेवलपमेंट वाला है। 33ABA जो साइट रजिस्ट्रेशन फंड का है। इसके अलावा सर 35(1) जो साइंटिफिक रिसर्च का है, ठीक है। इसके अलावा सर 35(2)AB, मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, जो जो काम के हैं वो लिख रहा हूँ, ये है। उसके अलावा 35AD जो है स्पेसिफाइड बिजनेस, उसको छोड़ना पड़ेगा। 35CCC
उसको छोड़ना पड़ेगा। 35C/CD स्किल डेवलपमेंट का है, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको चैप्टर 6A में डिडक्शन मिलती है ना 80C से लेके 80U, उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट 80 JJAA। मतलब ये ले सकते हो, सिर्फ ये एक ले सकते हो, कौन सी, 80 JJAA। इसके अलावा सारी डिडक्शन 80C से लेके 80U तक की छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इतनी सारी कंडीशन है। उसके अलावा सर मान लीजिए कि अगर पहले का कोई लॉस पड़ा है आपका, ठीक है, पहले का कोई लॉस पड़ा है जो कि 35 AD से संबंधित है, 32 AD 32 ABA, मतलब ये जो थर्ड पॉइंट में हमने सेक्शन लिखे हैं इनसे रिलेटेड अगर कोई लॉस पड़ा है आपका, तो वो लॉस भी लैप्स हो जाएगा। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ड्यू टू अबो, इन ऊपर वाले रीजन की वजह से अगर कोई लॉस पड़ा हुआ है तो शैल बी लैप्स्ड, तो वो लेफ्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। और मैक्सिमम डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 40% लगेगी, वैसे भी 40 है मेनली, पर अगर किसी पे डेप्रिसिएशन की रेट नॉर्मल कोर्स में 40% से ज़्यादा भी मिलती हो तो इसमें 40 ही मिलेगी। ये इतनी सारी कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आप सेक्शन 115 BA ले सकते हैं और 25% से अपना टैक्सेशन करवा सकते हैं, ठीक है। सर स्पेशल रेट, स्पेशल ही लगेगी, स्पेशल को मैं कह रहा हूँ छेड़ना ही नहीं है, स्पेशल अपनी जगह है और वो उसी में लगेगी, ठीक है। क्या सर हम एक बार सेक्शन 115 BA में जाने के बाद वापस बाहर आ सकते हैं? तो आंसर इज नो, वैसे तो आप बाहर नहीं आ सकते, बट अगर आप सेक्शन 115 BAA में जाना चाहते हैं, देखो हुआ क्या कि पहले गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली BA और इसमें बोल दिया कि कैन नॉट विड्रॉन। कैन नॉट विड्रॉन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक बार सेक्शन 115 BA में चले गए तो वापस नॉर्मल स्कीम में आने का आपके पास मौका नहीं होगा, ठीक है। थोड़े दिन बाद गवर्नमेंट ने सेक्शन 115 BAA इशू किया। जब BAA इशू किया तो लोगों ने कहा कि अरे सर ये तो आपने फंसा दिया, पहले बताना चाहिए था, हम तो BAA में आते। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो भाई रोने की जरूरत नहीं है, कैन अडोप्ट 115 BAA कि ठीक है आप रिवर्स नहीं जा सकते, नॉर्मल स्कीम में नहीं जा सकते, पर जो बाद में लॉन्च हुई है BAA उसमें जा सकते हो, ठीक है। तो उसमें जाने के लिए आप BA से बाहर आ सकते हो और 22% वाली में जा सकते हो, ठीक है। ये हम आपको अलाउ कर देते हैं। तो इतनी कंडीशन के साथ सेक्शन 115 BA लगाया गया और ये सारी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। बोलो क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब बात है कि सर चलो ये तो एक बात हो गई, अब अगर हम BAA में जाना चाहते हैं तो क्या उस पे भी कंडीशंस हैं? तो आंसर इज यस, उस पे भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहली बात है कि आप डोमेस्टिक कंपनी होना चाहिए, अगर आप फॉरेन कंपनी है तो आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, उसमें भी आपको डिडक्शंस छोड़नी पड़ेगी। क्या डिडक्शन छोड़नी पड़ेगी? आइए यही सेम मैं लिख देता हूँ, सेम ये सारी की सारी डिडक्शन 10AA एडिशनल डेप्रिसिएशन जितनी भी यहाँ पे लिखी है वो सारी डिडक्शन आपको छोड़नी पड़ेगी। पर बस आप जो ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं सेक्शन, मतलब ये तो मैं लिख देता हूँ सेम, 2 का मतलब सेम, 80 JJAA और 80M, ये 2 डिडक्शन आप ले सकते हैं, बाकी इसके अलावा सारी डिडक्शन एग्जिम्पशन आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, सर कंडीशन वही है कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, लॉस जो है वो सेट ऑफ होगा नहीं, वगैरह वगैरह। और एक बार ऑप्शन ले लिया तो आप विड्रॉ कर नहीं सकते, एक बार आपने ऑप्शन ले लिया तो आप विड्रॉ कर नहीं सकते, तो कैन नॉट बी विड्रॉन। ये सब चीजें सेम है, ठीक है। एक पॉइंट इसमें लिख लो, मेट नॉट एप्लीकेबल। जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है, अगर आप 22% वाली स्कीम में चले जाते हैं तो उस पर मेट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, उसमें मेट एप्लीकेबल नहीं होता है। स्पेशल रेट ही रहेगी, बाकी चीजें सेम है। बताओ जी, बात समझ में आती है? हाँ, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मैन्युफैक्चरिंग ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो भी जा सकते हैं। पहला पॉइंट
में डोमेस्टिक लिख दिया, दूसरे में ये लिख दिया, तीसरे में सेम है, चौथा सेम है। मैक्सिमम डिप्रिसिएशन ऐसा भी कुछ नहीं लिखा, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है मैक्सिमम डिप्रिसिएशन जैसा भी, ठीक है, बाकी सब चीजें सेम है। बताइए आगे बात समझ में, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। सर हमें ये कैसे बताना पड़ेगा कि हम ये स्कीम लेना चाहते हैं? तो देखिए क्या होता है, इनमें से कोई भी स्कीम अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक फॉर्म भरना पड़ता है और फॉर्म भर के बताना पड़ता है। जैसे अभी आपको पता होगा कि अगर हम पुरानी स्कीम ले रहे थे तो 10IEA एक फॉर्म भरना पड़ रहा था हमें, जिसमें हम ये बताते थे कि हम पुरानी स्कीम में जाना चाहते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के केस में। तो वैसे ही कंपनी का अगर केस है और कंपनी इनमें से कोई ऑप्शन लेना चाहती है तो उसे एक फॉर्म भर के बताना पड़ेगा, ठीक। आगे आ जाइए, सेक्शन 115 BAB भी पढ़ लेते हैं। सर BAB के लिए मैं ये ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन जो है वो यही है कि ये कंपनी भी क्या होनी चाहिए, डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा काम कि सर इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 1/10/2019 से लेके 31/3/2024 तक होना चाहिए, ठीक है। कंपनी नई होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए, नॉट न्यू होनी चाहिए, नॉट स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ क्या होता है? स्प्लिट ऑफ ये होता है कि सर आपकी पुरानी कंपनी चल रही थी, आपको स्कीम का पता चला, आपने कहा मैं अपनी पुरानी कंपनी के 2 टुकड़े कर लेता हूँ, एक पुरानी बना देता हूँ, एक नई बना देता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नई कंपनी होनी चाहिए तो ही ये सेक्शन अप्लीकेबल है, वरना ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नॉट अलाउड, ये भी पॉइंट है कि सर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सेम जो 35 AD में पढ़ा ना वैसा ही है। अगर मशीन यूज आउटसाइड इंडिया है, प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में तो यूज नहीं आई, आउटसाइड इंडिया यूज आई है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं अप टू 20%। तो जो 35 AD में पढ़ा था सेम वैसी ही सिचुएशन कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाती है। क्या सर क्या इसमें भी एग्जम्पशन डिडक्शन छोड़नी पड़ेगी? तो आंसर इज यस। जो एग्जम्पशन डिडक्शन आपने वहां छोड़ी थी वो सारी यहाँ भी छोड़नी पड़ेगी, एक्सेप्ट 80JJAA और 80M को छोड़ के बाकी सारी डिडक्शन आप छोड़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्या लॉसेज यहाँ पे भी लैप्स हो जाएंगे? यस, लॉस यहाँ पे भी लैप्स हो जाएंगे। स्पेशल रेट यहाँ पे सेम रहेगी, ठीक है। ओके, मैट इस पे भी अप्लीकेबल नहीं होगा, तो मैट नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। तो ये है तीनों स्कीमें, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई बात है तो पूछ लो। तो ये तीनों स्कीम को आपको एक बार डिस्कस कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है, और पढ़ के आ जाना है। फिर कल हम बात करेंगे मैट की और फिर एक एक स्कीम हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बताइए क्लियर है? फटाफट बोल दो, अभी जो पढ़ा आज जो पढ़ा वो क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।